देखो इकोनॉमिक्स वाला पढ़ना है आज हम लोग के, ठीक है। तो सबसे पहले कहता है अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कहने का मतलब इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र कहने का मतलब क्या चाहिए, इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखो इकोनॉमिक्स कहने का मतलब होता है क्या चाहिए कि रुपया पैसा का नियोजित उपयोग कैसे करें, इसमें इसका अध्ययन करना रहता है। अर्थशास्त्र के सबसे पहले परिभाषा दिया था आडम स्मिथ, है ना, इसलिए इनको जनक कहा जाता है, अर्थशास्त्र के जनक किनको, आडम स्मिथ को। इन्होंने अपना किताब छापा था वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। उन्होंने बताया था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, मैंने अर्थशास्त्र धन का विज्ञान, ठीक ना। हालांकि बाद में बहुत सारा अर्थशास्त्री आए, रॉबिन्स आए, है ना, आडम स्मिथ आए, है ना, ये सब आगे आकर जाकर बहुत ज़्यादा सुधार किए, है ना, और तरह तरह से परिभाषा इसका बदलते गए। लेकिन सबसे पहले जो दिया इसलिए इनको कैसे कह दिया गया, जनक कह दिया गया। कैसे कह दिया गया, जनक। किनको कह दिया गया, आडम स्मिथ को, है ना। अच्छा देखो, तो अर्थव्यवस्था इसको हम सबसे पहले पढ़ना रहता है। कैसे पढ़ना रहता है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कैसे कहते हैं, तो न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन, न्यूनतम से कम संसाधन में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, तो इसको कैसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। कैसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था, है ना। और अर्थशास्त्र में भी यही होता है कि कम से कम पूंजी में ज्यादा से ज्यादा कैसे लाभ कमाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा निवेश कैसे हो, है कम से कम निवेश हो, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, ठीक है ना। अर्थशास्त्र के जनक आडम स्मिथ को कहते हैं। इनके पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन कब छपा था, 1776, है ना। और उसने कर का सिद्धांत दिया, टैक्स का सिद्धांत किन्होंने दिया था, आडम स्मिथ, कि अगर टैक्स नहीं लिया जाएगा तब तक के विकास नहीं होगा। इसलिए देश को चाहिए, हर राष्ट्र को चाहिए, हर समिति को चाहिए कि टैक्स ले, नहीं तो फिर विकास नहीं होगा, ये क्या ही रह जाएगा, है कि नहीं। आगे कहता है कि भारतीय अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। किनको कहा जाता है ना, मोचगुंडम विश्वेश्वरैया, इनको कहा जाता है कची, अर्थव्यवस्था, है ना, अर्थव्यवस्था के जनक, अर्थशास्त्र के जनक भारत में ना। अच्छा, इसका जाता है कि उत्पादन के क्या, उत्पादन के कौन कौन कारक है, क्या चाहिए, उत्पादन के, ठीक है ना। तो देखो उत्पादन के 4 कारक है। उत्पादन कितने कारक हैं, 4। पहला पूंजी, दूसरा भूमि, तीसरा श्रमिक, चौथा उद्यमी। उत्पादन के कितने कारक, 4 गो। कौन कौन, तो भूमि, पूंजी, श्रमिक, उद्यमी, ठीक है। तब पूंजी किसे कहते हैं, तो पूंजी कहने का लोग उत्पादन में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। कोई भी चीज का उत्पादन करना है तो उसको में पूंजी लगाएंगे ना, तो कैसे कहलाएगा, धन कहलाएगा। जैसे कि हम पूंजी लगाए हैं, माइक है, फोन है, बेड है, यहाँ पे बेंच नहीं है तो टाट है, करकट है, घर है, इस हम पूंजी लगाए कि नहीं, यह ऋण से भी हो सकता है, माने कि लोन पर भी हो सकता है, किराए का भी हो सकता है, अपना भी हो सकता है। इसे कैसे कहते हैं, पूंजी, माने जो धन लगाया गया वो कैसे कहलाता है, पूंजी। अच्छा, उसके बाद भूमि, जिस स्थान पर उत्पादन किया जाता है, ये स्थान पर उत्पादन किया जा रहा है, इतना जगह पर 3 कट्ठा में है, ठीक है नहीं, तो ये कैसे हो जाएगा, उत्पादन हो जाएगा, है ना, ये भूमि हो जाएगा, कच्चे भूमि, है ना। और उसे भूमि कहते हैं, या किराया का भी हो सकता है, जैसे कि किराया के से किराया लगता है ना। इसके बाद आता है श्रमिक, कैसे आता है, श्रमिक मालिक के भी हो सकता है ना। वस्तु के उत्पादन के लिए काम कर रहे हो उस मजदूर को श्रमिक कहते हैं, उसे कैसे कहते हैं, श्रमिक कहते हैं, उसे कैसे कहते हैं, श्रमिक कहते हैं, ठीक है ना। माने कि उसमें जो उत्पादन के लिए काम कर रहा है उसे कैसे कहते हैं, श्रमिक। जैसे कि हम भी एक श्रमिक हैं, ठीक है नहीं, और सर जी उधर श्रमिक है, काम करने वाला जैसे कच्चे, यहाँ काम करने वाला जो है ना ऐसे कच्चे श्रमिक। इसके बाद उद्यमी, उद्यमी करने वाला कच्चे, कंपनी जिस व्यक्ति की होती है उसे उद्यमी कहते हैं, माने कि मालिक को क्या कहते हैं, उद्यमी, है ना। तो मालिक कौन है, मालिक, है ना। आगे कैसे कहता है, देखो तो उत्पादन के लिए कितने चीज की आवश्यकता है, 4 चीज। पहला पूंजी, दूसरा भूमि, तीसरा श्रमिक, चौथा उद्यमी। इस पर कैसे होता है, उत्पादन, ठीक है। और उत्पादन होगा तो के लिए बेचने के लिए बाजार भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाला भाग में आता है कच्चे की पूंजी अर्थव्यवस्था। कौन अर्थव्यवस्था, पूंजी अर्थव्यवस्था क्या है, कौन अर्थव्यवस्था, पूंजी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। तो देखो अर्थव्यवस्था कहने को कच्चे, जिस व्यवस्था में रहकर हम अपनी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं उसे कैसे कहते हैं हम लोग, अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। देखो जब उत्पादन के सभी 4 कारक पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, मतलब कि कोई खास व्यक्ति, कोई प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार होता है, तो उसे कैसे कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मतलब क्योंकि में कच्चे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी नहीं होता, प्राइवेट होते हैं सब चीज, ठीक है ना। जब उत्पादन कच्चे चारों उत्पादन कोई खास आदमी को हो तो उसे कैसे कहते हैं, पूंजी अर्थव्यवस्था। जैसे कौन कौन था, जापान की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है, कैसे है, पूंजीवादी। यूएसए का माने कि अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैसी है, पूंजीवादी है। सिंगापुर की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है। चीन की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है। ये सब कैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन सब बहुत तेजी से काम करता है, क्या सब टैक्स एकदम धनाक से लगा देता है, कोई रोक टोक नहीं, टैक्स भरो वरना नहीं जियो, ठीक है ना। अच्छा, इसमें गरीब का ध्यान न रख करके बाजार में ध्यान में किया जाता है, इसमें गरीब का ध्यान नहीं रखा जाता, किसमें, पूंजी अर्थव्यवस्था। गरीब के उतना ज्यादा वैल्यू न देते हुए अमीर लोग का ध्यान रखा जाता है, कौन व्यवस्था में, पूंजीवादी। और एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन व्यवस्था, समाजवादी, ठीक है ना। जब उत्पादन के 4 कारक सरकार के अधीन कार हो, माने कि चारों के चारों सरकार के सरकारी व्यवस्था हो तो उसे कैसे कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक
ठीक ना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रूस। कौन उदाहरण है? रूस, ठीक ना। अच्छा, एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब कि जब उत्पादन के चारों कारक निजी और सार्वजनिक दोनों हो, मतलब सरकारी हो और प्राइवेट भी हो, तो उसे कैसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है कि द्वैध अर्थव्यवस्था क्या है? कौन अर्थव्यवस्था? द्वैध। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें परंपरागत तथा आधुनिक विधियों का प्रयोग हो रहा हो तो उसे द्वैध अर्थव्यवस्था कहते हैं। माने कि पुराने पद्धति का ही फॉलो हो रहा और नए नए नियम भी लगे तो उसे कैसे कहते हैं? द्वैध अर्थव्यवस्था, ठीक ना। जैसे में कौन हो जाएगा? भारत, कौन हो जाएगा? ठीक ना। और इसके बाद तीसरा आता है, एक और नेक्स्ट आता है कि समांतर अर्थव्यवस्था। कौन अर्थव्यवस्था? काला धन अधिक बढ़ जाता है तो उसे कैसे कहते हैं? अब काला धन किसे कहते हैं? वो ऐसा धन जिस पर सरकार को टैक्स नहीं दिया गया, उस पैसा को कैसे कहते हैं हम लोग? काला धन, ब्लैक मनी कहते हैं, ब्लैक मनी, ठीक ना। और इसमें मौद्रिक नीतियां कम प्रभावित होती है, इसमें मौद्रिक नीतियां प्रभावित नहीं होता, ठीक ना। तो इसके बाद ना आता है कि काला धन क्या है? कौन धन? काला धन। तो काला धन किसे कहते हैं, है ना। तो काला धन कहने का मतलब होता है कि वो ऐसा धन जिस पर टैक्स नहीं दिया गया था उसे कैसे कहते हैं? काला धन की जानकारी सरकार को नहीं रहती, टैक्स नहीं दिया गया था, पता कहाँ है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद आता है मौद्रिक आय क्या है? कौन है? किसी श्रम के बदले में मिले धन को मौद्रिक आय कहते हैं। कोई काम के उसके बदले में पैसा मिलेगा तो उसे कैसे कहेंगे? मौद्रिक आय, ठीक है ना। और इसके बाद कहता है कि प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय का मतलब कि मौद्रिक आय में से टैक्स घटाने के बाद जो आय बचता है उसे कैसे कहते हैं? तो प्रयोज्य आय कहते हैं। इसे व्हाइट मनी कहते हैं, इसे कच्ची मनी कहते हैं। और इसके बाद वास्तविक आय, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय अगला क्लास में।